हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज से बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, मैंने एक आध दो पार्ट डाले थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है फाइनेंस वाले चैप्टर के डाले थे, बट स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से और लगातार जो है जितने भी पार्ट्स है, जितने भी चैप्टर्स है, सारे खत्म करेंगे। क्लियर है? क्लास 12 के लिए वीडियोस बन रही है, पूरी फुल कोर्स की वीडियो बनेगी। डन। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, जो कि हमारा जो स्टार्ट होगा ना बेटा, उस चैप्टर नंबर 1 से ही होगा। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं, देखो किस तरह से बिजनेस को डिवाइड किया गया बच्चे। ठीक है ना? बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करें क्लास 12, ठीक है, आज से हम स्टार्ट जो कर रहे हैं बेटा, देखो उसको ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना? यानी अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो मेरे पास दो पार्ट्स है, आप भी प्लीज बना सकते हो। ठीक है, पहले पेज पे दो पार्ट्स में साथ साथ बना लो आप। ठीक है ना? पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। ठीक है, हमारा सबसे पहले पार्ट ए आ जाता है। बुक एक ही रहेगी, एक ही के अंदर दोनों पार्ट्स मिलेंगे आपको। क्लियर? कहीं आप ये सोच रहे हो जैसे अकाउंट्स में 3 बुक हैं तो 3 देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। बुक आपको एक ही देखने को मिलेगी, बट उसमें पार्ट जो होंगे बेटा वो 2 होंगे, पार्ट 2 होंगे। क्लियर हो गया? सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर ए की। किसकी बात करते हैं? पार्ट नंबर ए की बात करते हैं, जो हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, पूरा का पूरा ये तो। ठीक है ना? इस पार्ट नंबर ए में आपको जो देखने को मिलेगा वो तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर ए। ठीक है? और जो हमारा पार्ट नंबर बी है उसमें बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, आप फिनेंस बोल सकते हो, चल जाएगा। तो बिजनेस फाइनेंस में इस तरह से मेरा वर्ड इसी वे में निकलता है इसमें प्रोनाउंसिएशन। तो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर बी। तो दो हमारे पार्ट हो गए। पार्ट नंबर ए जो कि प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है, और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, जो पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क होता है हम उसको इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है, हम इस दो पार्ट में काम करेंगे। क्लियर? इसके मैंने कुछ एक आध दो पार्ट डाले हुए हैं, बट वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसी को करेंगे पूरा खत्म, क्योंकि अगर आपने सीबीएसई की नोटिफिकेशन देखी होगी तो उसमें साफ साफ बोला है उन्होंने कि अब सिंगल बोर्ड दोबारा कर दिया गया है। तो अब वो देखो आगे कोरोना होता है नहीं होता, क्या किस तरह से रहता है उसका हिसाब, वो तो बात की बात है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले पूरी तरह से खत्म करेंगे इस वाले को, और देन फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा। क्लियर हो गया? काफी अच्छा खासा कंटेंट है इसमें, याद रखना भर भर के कंटेंट है। ठीक है ना? तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वो भी किसका? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके बाद जब ये बुक वो खत्म हो जाएगी तो ये वाली बुक स्टार्ट हो जाएगी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो देखो पहला जो चैप्टर हमारा, जिसको आप यूनिट 1 भी आपकी बुक में लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो वो हमारा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट 1 बोल सकते हो आप। ठीक है ना? और इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। याद रखना पहले क्या होता था, कुछ साल पहले की बात करूं तो ये सेपरेट चैप्टर हुआ करते थे। जैसे चैप्टर नंबर 1 ये होता था, चैप्टर नंबर 2 ये होता था, 3 ये होता था, 4 ये होता था। ठीक है ना? इस टाइप से 21 या 20 के आसपास चैप्टर पार्ट ए में होता था, और 9-10 के आसपास या 11 चैप्टर पार्ट बी में होते थे। अब इन्होंने क्या करा, एक पूरा यूनिट बना दिया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसके कुछ सब यूनिट्स बना दिए 4। तो ये चारों के चारों इसके अंदर पढ़े जाते हैं। तो इसको चैप्टर नंबर 1 बोल दो या यूनिट नंबर 1 बोल सकते हो। क्लियर? ऐसे ही वो जो 21 चैप्टर्स थे वो कुछ 8 या 6-7 पार्ट्स में, यूनिट में क्या समराइज कर दिए गए। क्लियर हो गया? बट पढ़ने उतने ही हैं। आप चाहे इसको सेपरेट चैप्टर समझ के पढ़ो या फिर आप इसको एक ही मान के चलो, तो उस हिसाब से भी पढ़ सकते हो। ठीक है? तो हम कैसे किस तरह से करेंगे, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 बोल सकते हो। ठीक है ना? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आप ये हेडिंग डालोगे, और उसके अंदर हम स्टार्टिंग में पहले ये बना लोगे हमें ये 4 चीजें पढ़नी है, ये इसकी सब यूनिट्स है। ठीक है? तो अब जब नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे ना, देखो पहले पेज पे आपने क्या लिखा कि आपको पार्ट ए पार्ट बी करना समथिंग दिस, उसी के नीचे आप ये बना लो, और उसके बाद जो आएगा स्टार्ट वो आएगा चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट 1 सब यूनिट 1। हम इस तरह से खत्म करेंगे, यूनिट 1 सब यूनिट 1 पहले इसको पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे। फिर यूनिट 1 सब यूनिट 2 इसको खत्म करेंगे, यूनिट 1 सब यूनिट 3, यूनिट 1 सब यूनिट 4। इस तरह से हम इसको खत्म करेंगे, तरीके से खत्म करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, आपने पहला पेज बनाया, पहले पेज में आपने पार्ट ए पार्ट बी वाली इंफॉर्मेशन लिखी,
उसी के नीचे आप ये बना सकते हो। जब ये बना दोगे जब नेक्स्ट पेज पर आप चैप्टर स्टार्ट होगा तो चैप्टर नंबर 1 उसका नाम लिखा जाएगा, यूनिट 1 का नाम लिखा जाएगा और साथ में सब यूनिट 1 लिखा जाएगा मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर यानी जो सब यूनिट है हम उसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया। जैसे खत्म होगा फिर एक सेपरेट पेज दोबारा न्यू पेज आएगा और उस पेज पर डाला जाएगा चैप्टर नंबर 1 का सब यूनिट 2। ठीक है, सब यूनिट 2 है हमारा मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। क्लियर हो गया। तो देखो कौन कौन सा हमें पढ़ने, तो मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। ठीक है, हमें ये पढ़ना है। सब यूनिट है जो हमें बेसिक से हमें पढ़ना है। नंबर 2 मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, ये हमें पढ़ना है। उसके अलावा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, समन्वय बोल रहा है। ठीक है ना, तालमेल की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो बिजनेस में जरूरी होता है। क्लियर हो गया। तो ये 4 सब यूनिट जब मैं कर लूंगा तो तुम्हारा एक यूनिट जो है कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया। और ऐसे ही आपके जो बुक है उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो दिए हुए हैं वो है 8। पार्ट ए के अंदर 8 यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, और उस 8 के अंदर वो सारे के सारे जो 20-22 जो पहले हुआ करते थे उन सबको समराइज किया गया। क्लियर है। तो हम खत्म करने वाले हैं और आप अब फटाफट से पहले नए पेज पे आप हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और सब यूनिट 1 हम कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अब इससे बेटा, अब चैप्टर की बारी आ गई है। तो आगे देखते हैं हम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका सब यूनिट 1 करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारी मैनेजमेंट की एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस की वीडियोस बना क्यों रहे हो, इसका रीजन है मैंने आपको बता दूं, केस बेस्ड स्टडीज हैंडल करना बेटा तभी पॉसिबल है जब आपको चैप्टर की नॉलेज होगी, कंटेंट आपके दिमाग में होगा, तभी जाके वो केस बेस्ड यानी जो वैल्यू बेस्ड आप जिसे बोलते हो, ठीक है, वो आपका सॉल्व हो सकता है। पहली बात, ठीक है ना। दूसरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं पॉइंट डायरेक्टली रटा दूंगा यहाँ पे, तो आपको दूसरा बेनिफिट मिल जाएगा। बिजनेस को आपको अपने अंगुलियों में याद करना ही पड़ेगा, वरना ज्यादातर बच्चों का सबसे वीक सब्जेक्ट जो 12th क्लास में आज के टाइम पे होता है वो बिजनेस होता है। ठीक है, तो बिजनेस को ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत करना है और कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन के अंदर का जो मतलब जो हमारा सब यूनिट चल रहा है उसको मैं चैप्टर बोलूंगा तो समझ जाना मैं सब यूनिट की बात कर रहा हूँ। डन। यहाँ पे तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये उस प्रोसेस की बात कर रहा है। ध्यान से देखो मैंने किस तरह से लिखा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्या, कंडक्टिंग करना और कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, यानी सेट ऑफ फंक्शन मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस है। तो उसने बोला ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये उस प्रोसेस की बात कर रहा है जो बोल रहा है कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, यानी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने की बात कर रहा है। वो कौन से फंक्शन है, पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। देखो ध्यान से पढ़ो, देखो ये जो 5 है ना, ये 5 ये आपके होते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पेपर में पूछा जाता है कि मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग करना, देन उसको ऑर्गेनाइजिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, देन स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 यूनिट तो बेटा इसी के ऊपर बेस्ड हो गई है। ठीक है ना, जो मैं चैप्टर फॉर्म में बोल रहा हूं, तो 5 चैप्टर तो बेटा यही हो गए आपके, है ना। और पहला जो नॉर्मल था जिसके अंदर 4 पढ़ने वो चैप्टर अलग हो गया, तो 6 तो यही हो गया, 8 में 6 तो यही खत्म हो गया आपके, समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस की बात कर रहा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन, यानी सेट ऑफ फंक्शंस को कंडक्ट करना। अब वो सेट ऑफ फंक्शंस है क्या, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, यानी ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करने की बात कर रहा है ताकि क्या हो, टू गेट द वर्क डन, यानी जो काम हो वो पूरा हो। कैसे पूरा हो, एफिशिएंट मैनर से, एफिशिएंट मतलब होता है कुशलता से, क्या कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से क्या काम कंप्लीट हो। और कैसे कंप्लीट हो, इफेक्टिव मैनर से, इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावपूर्ण, ठीक है, प्रभावी ढंग से। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से आपका क्या हो, काम कंप्लीट हो जाए। मैं अभी आपको बताने वाला एफिशिएंट और इफेक्टिव क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है ना। तो बात देखो अभी तक हमने क्या करी है, मैंने आपको बोला बिजनेस के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में हम करने के स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 8 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे में इंडेक्स को प्रेजेंट किया हो, ठीक है ना, बट चैप्टर्स बेटा वही एक ही तरह से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो पहला वाला कर रहे हैं, इसमें मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस एंड ऑल की प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जो भी हमारा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस की बात कर रहा है, जिसमें बोलते
बोलते हैं कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, और फंक्शंस कौन से हो सकते हैं, प्लानिंग की बात कर सकता है वो फंक्शन जो है, ऑर्गेनाइजिंग की बात करेगा, स्टाफिंग की बात करेगा, डायरेक्टिंग की बात करेगा, कंट्रोलिंग की बात करेगा। क्लियर हो गया। देन क्यों करना है ये फंक्शंस, क्यों परफॉर्म करना है, ताकि जो काम होना वो हो सके कैसे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से, कैसे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और अच्छे से रट भी गई होगी, ठीक है ना। तो फटाफट से लिख लो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो दो वर्ड आए थे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो जो डिफरेंस है लगभग सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही है, इसलिए पहली लाइन से डिफरेंस समझ में आ जाता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर भी कंटेंट मैंने इसलिए प्रोवाइड किया, अगर मान लो पेपर में कहता है कोई दो डिफरेंस बताओ तो एटलीस्ट दो मुझे पता होना चाहिए, तीन मुझे पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। बात करते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूं, देखो मैं आपसे बोलूं कि देखो भाई नहीं मेरा ना ये वाला काम कर देना यार प्लीज, ठीक है। ऐसे करना क्या, थोड़ा कॉस्ट जो है ना वो कम आए, यानी कम से कम कीमत पे ना वो काम हो जाए। तो ऐसे अगर हम काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी कुशल तरीके से काम करना, तोड़ फोड़ नहीं करनी। जैसे बहुत सारा होता है ना, काम करते हैं कुछ यहाँ टूट रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ यहाँ खराब हो रहा है, ऐसे नहीं करना भाई, तरीके से करना ताकि माल का जो वेस्ट है ना वो बहुत कम हो, वेस्टेज बहुत कम हो। इस तरह से काम करना ताकि हमारी जो कॉस्ट है ना वो कम आए, तो उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। कुशल तरीके से काम करना, अच्छे तरीके से काम करना। बट मैंने कहा यार मुझे किसी भी कीमत पर मुझे शाम को ऑर्डर कंप्लीट करना, आप जो मर्जी करो, चाहे कितने पे भी माल मिले, कैसे भी मिले, जैसे मर्जी बनाओ, 20 वर्कर एक्स्ट्रा लगा दो, कोई बात नहीं, बट मुझे काम चाहिए। तो उसको कहते हैं इफेक्टिव मैनर में काम करना। क्योंकि इफेक्टिव वाला क्या होता है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना होता है, तो उसमें बेटा फिर कॉस्ट नहीं देखी जाती है। अगर आप मुझसे बोलोगे भाई यार मुझे ना असाइनमेंट बनवाने थे, प्लीज कैसे भी करके आज कंप्लीट करवा दो वरना मेरी वाट लग जाएगी, समथिंग दिस दैट बोल दो, तो फिर ऐसे अगर इतनी जल्दीबाजी में काम कराओगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो और वो इफेक्टिव वे में करना पड़ जाता है, फिर इसलिए वो इफेक्टिवनेस कहलाती है। बट आप मुझे बोलो भाई मेरा असाइनमेंट बनाते ना, जब आपको मन करे दे देना, बट आराम से करना और ज्यादा ना मतलब वो ताकि कॉस्ट कम आए, ठीक है। वो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है मेरे को, तो फिर एफिशिएंसी हो जाती है। तो एफिशिएंसी मतलब कुशलता, बिल्कुल कुशल तरीके से अच्छे तरीके से काम करना, और इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावपूर्णता, बिल्कुल प्रभावी ढंग से एकदम इफेक्टिव वे में काम करना। क्लियर हो गया। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है एफिशिएंसी की, अगर हम बात करें तो मीनिंग में लिखा इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब, यानी जॉब मतलब वर्क की बात कर रहा है। आप अपने काम को कंप्लीट करोगे कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में अच्छा काम करके दिखाओगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, ठीक है। तोड़फोड़ वोड़फोड़ फालतू चीजें नहीं करनी है। तो एफिशिएंसी मतलब होगा कंप्लीट करना अपने काम को कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। बट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीट करना अपने काम को, ठीक है, ऑन टाइम, यानी टाइम पे कंप्लीट करना है, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, यानी कॉस्ट कितनी भी आ जाए मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इफेक्टिव वे में काम करना, मुझे काम करना तो काम करना है, आज निपटाना तो निपटाना, चाहे कॉस्ट कितनी भी आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो है आपका इफेक्टिवनेस, बट मुझे कॉस्ट को ध्यान रखना है, ठीक है, और अच्छे ढंग से काम करना, कोई तोड़फोड़ फालतू की वेस्टेज नहीं करनी है, तो बेटा वो एफिशिएंसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आता है। चलो एफर्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो ये एफर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें अच्छे से आपको एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि कॉस्ट क्या है बच्चे कम आए, बिल्कुल कुशल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा। बट ये एफर्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये इफेक्टिव वे में काम करना होता है। करते रहो बस, हो जा, काम कंप्लीट होना चाहिए। आपका एफर्ट कितना लगा रहे हो क्या करो मुझे मतलब नहीं, आप बस करते रहो काम इफेक्टिव वे में, और इसमें आपको ध्यान दे करके काम करना पड़ेगा। मेन कंसिडरेशन ही मेनली देखा जाए तो किस पे ध्यान देता है, ये बोलता है कॉस्ट को कम करने पे ध्यान इसका रहता है, और इसका ऑन टाइम विद जो आपका जो विद इन टाइम जो हमारा ना ऑन टाइम पे काम कंप्लीट करना है, यानी जो विद इन टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसके अंदर आपको काम कंप्लीट करना होता है। उसका मतलब टाइम यहाँ पे कम लगना चाहिए। ये आपको बोलता है जितना मैंने टाइम दिया ना उस टाइम के अंदर काम कंप्लीट करो, तो टाइम यहाँ पे कम लगे ऐसा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कॉस्ट क्या है कम आए, ये ध्यान दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करता है, यानी जो उसका उद्देश्य होता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कॉस्ट को कम से कम करना, अच्छे से उसको एनालाइज करना ताकि इस तरह से काम करवाया जा सके ताकि कॉस्ट क्या है कि कम आए। बट यहाँ पे क्या है टू अचीव, यानी प्राप्त करना क्या, एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। एंड रिजल्ट मतलब जो आपको जो चाहिए ना उसको टाइम पे आपको कंप्लीट करना। तो सारे पॉइंट्स वही बोल रहे हैं कि मुझे टाइम पे काम चाहिए, टाइम पे काम चाहिए, वही बोल रहा है। ये बोला मुझे कॉस्ट कम करनी है, अच्छे ढंग से काम करना है। क्लियर हो गया। फोकस किस पे करता है, ये कहता है डूइंग द असाइन टास्क, यानी जो हमने असाइन किया हुआ टास्क, जो टास्क आपको मिला हुआ है उसको करेक्ट वे में काम करना। करेक्ट वे मतलब बिना कुछ खराबी करे, ड्रामेबाजी किए, आपको अच्छे तरीके से काम करने को कहता है एफिशिएंसी। बट आपने डूइंग द असाइन टास्क एक्यूरेटली, आपको एक्यूरेटली काम करना है,
टाइम पे काम करना है, इफेक्टिवनेस। तो कुछ ना बेसिक से डिफरेंस थे, सारे एक ही और इशारा कर रहे हैं, फटाफट से एक बार और रिवाइज मार लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस में जो है वो मीनिंग है। मीनिंग कहता है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब, यानी जॉब को आपको कंप्लीट करना, बट कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। ये कहता है जॉब को कंप्लीट करना टाइम पे, वट एवर द कॉस्ट, यानी कितनी भी कॉस्ट आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता। ये ओरिएंटेड, एफर्ट ओरिएंटेड ये होता है, ये एफर्ट ओरिएंटेड नहीं होता। ये इसका कंसिडरेशन जो होता है, मेन फोकस देखा जाए तो ज्यादातर होता है कॉस्ट को कम करने पर। इसका होता है ऑन टाइम, जो विद इन टाइम फ्रेम है उसमें काम कंप्लीट करने पर। ये ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट पर अच्छे ढंग से काम करना, ठीक है ना। उसको कहता था कि इनपुट की जो वेस्टेज है वो कम हो, कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट निकल जाए, कुछ ऐसा करना आपको, ठीक है ना। चलो, उसके अलावा टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, यानी टाइम पे अपना जो एंड रिजल्ट है, मेन रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, उसको अचीव करना टाइम पे, उसको इफेक्टिवनेस कहते हैं। फोकस इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब डूइंग द असाइन टास्क, यानी जो टास्क असाइन किया हुआ है उसको करेक्ट वे में डील करना। किसमें करना? करेक्ट वे में करना। ये होता है एक्यूरेटली अगर बोलेगा तो इफेक्टिवनेस है, भाई एक्यूरेटली करियो, शाम तक मुझे काम चाहिए, इफेक्टिवनेस है। कंप्लीट। चलो, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो देखो कौन कौन से फीचर्स है, पहले नाम याद कर लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनको समझते हैं इसके बारे में क्या चीज है। क्लियर है? चलो, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है ना। उसके अलावा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन कौन से पढ़ा हमने? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर किसी के आगे मैनेजमेंट इज आप लगा लेना, ठीक है ना। उसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है और इंटेंजिबल फोर्स है। देखो हमारे पास कितने पॉइंट्स है? 2, 4, 6 और 1, 7। यानी कौन कौन से होगा हमारे? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नंबर 1, ऑल परवेसिव नंबर 2, नंबर 3 मल्टी डायमेंशनल है हमारे पास, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, देन उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन और इंटेंजिबल फोर्स। क्लियर हो गया? चलो, सातों पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंटेंजिबल फोर्स से। देखो मैनेजमेंट जो है ना वो इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स वो फोर्स होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है, जैसे मान लो ऊपर से एक ऑर्डर आया कि ये काम करना है, तो वो ऑर्डर आया ना, वो जो फोर्स आ रहा है वो दिख थोड़ी ना रहा है, खाली बोला उन्होंने, ठीक है। तो उस बोली हुई बातों पे क्या है, आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो। यानी मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखेगा नहीं, बट उसके बावजूद ये फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गया? तो सबसे बेसिक सा पॉइंट था कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है। याद रखना हमेशा, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, यानी छू सकते हो, देख सकते हो, वो टेंजिबल होता है। बट अगर वो इंटेंजिबल लिखा है, IN लगा हुआ आगे ये, तो उसका मतलब होता है जिसको ना आप तो देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का फोर्स है। तो उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट, जैसे पूरी एक लाइन दे देगा, बोलेगा बताओ उसमें कौन सा एक ऐसा फोर्स था जिसने क्या नाम है, ऊपर से क्या नाम है, इस तरह से काम किया, वो क्या, इस टाइप की क्वेश्चन आएगा, बताओ इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर लग रहा है। तो आपको समझ जाना है कि वो इंटेंजिबल फोर्स वाला फीचर लग रहा है, ठीक है। समथिंग राम श्याम घनश्याम के ऊपर केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप डील कर लेना। दूसरा पॉइंट करते हैं हम ये वाला कि मैनेजमेंट जो है ना वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी, यानी सिंगल बंदे से काम थोड़ी ना बोला अभी बेटे, एक से ज्यादा बंदे मिलेंगे ना तभी वो मैनेजमेंट कहलाएगा। एक से ज्यादा बंदे उसमें मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, वो बोला गया यहाँ पे। तो ग्रुप एक्टिविटी की बात की है, सिंगल बंदे की बात यहाँ पे नहीं बोली है। मैं एक बार बुक में देखो लाइन में बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बुक आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। किसी में पॉइंट्स ज्यादा होते हैं तो किसी में पॉइंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल दिस एक्टिविटी सक्सेसफुली, यानी परचेज करना, सेल करना, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैश वैश भी लेना है, बैंक का ट्रांजेक्शन भी देखनी है, ये भी देखना, वो भी देखना, भाई साहब एक बंदा कैसे करेगा? एक से ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, तो इसलिए कहते हैं इसको ये ग्रुप एक्टिविटी है। बेटा क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। तो 2 पॉइंट मैंने समझा दिया। पहला इंटेंजिबल फोर्स की मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल फोर्स है, जिसको ना तो आप देख सकते हो ना टच कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो उसके प्रेजेंस को, ठीक है ना। ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल बंदा बहुत सारे काम नहीं हैंडल कर पाएगा, इसलिए एक से ज्यादा बंदे चाहिए, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। देन हमारे पास आया डायनामिक फंक्शन। बेटा डायनामिक का मतलब क्या होता है? देखो 2 होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। बेटा 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्टैटिक,
एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब फिक्स, जो एक जगह पर रुका हुआ है, जिसमें चेंज की बात नहीं होती है, वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट होते हैं। डायनामिक की अगर हम बात करें तो ये होता है चेंजेबल। ये क्या होता है? चेंजेबल होता है, यानी ये एक जगह रुका हुआ नहीं है। तो उसने बोला मैनेजमेंट का फंक्शन क्या बोला हुआ है, फीचर जो बोला हुआ है, डायनामिक फंक्शन बोला हुआ है कि मैनेजमेंट को डायनामिक वे में काम करना चाहिए, चेंजेबल वे में। क्योंकि भाई साहब देखो, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। कल को कोई गवर्नमेंट आएगी, उल्टी सीधी बातें स्टार्ट कर देगी, या कोई भी रूल लगा देगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो तुरंत के तुरंत अपने आप को नई चीजों के अकॉर्डिंग ढाल सके, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। मैनेजमेंट बना क्यों रहे? मैनेजमेंट इसलिए तो बना रहे ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, उसको अचीव कर सको आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायनेमिक होना पड़ेगा। अब वहां पे मान लो कि कोई एक ऐसा रूल आ जाता है जो आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप ऐसे थोड़ा खड़े मुंह ऐसे हाथ पे धरे बैठे रहोगे। आप क्या करोगे? उस रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे और फिर कुछ नया कुछ करोगे, है ना। अपने आप को चेंज करना तुरंत के तुरंत। तो डायनामिक फंक्शन है, चेंजेबल फंक्शन होना चाहिए मैनेजमेंट, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो पेपर में आता है क्या मैनेजमेंट एक स्टैटिक होना चाहिए? नहीं, मैनेजमेंट को डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। यानी वो अपनी पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। चलो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। देन उसके बाद बोला हुआ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने मैनेजमेंट लगाया, बनाया, बस हो गया? नहीं, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसके बावजूद भी बेटा वो चलता चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार करा बस हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस। यानी एक बार आपने अप्लाई कर दिया बस हो गया, अब जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है भाई। वो जरूरत पड़ती रहेगी, देख रेख वाला होना चाहिए कोई ना कोई, मैनेज करने वाला होना चाहिए कोई ना कोई। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, ये होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया आज के दिन, उसका जरूरत नहीं पूरे साल भर, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बोला गया बेटा, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार परफॉर्म कर दिया, वंस टाइम मतलब परफॉर्म कर दिया और उसके बाद जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वन टाइम परफॉर्म करने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट बेटा देखो मैंने आपको आसानी से बता दिए पहले ही, है ना। अब आते हैं 3 जो पॉइंट्स हमारे, इसमें से पहला है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ले बोला कि देखो मैनेजमेंट आप क्यों बनाते हो, क्या क्या, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को क्या अचीव कर सको। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए, यानी कोई ना कोई गोल आपका निश्चित होना चाहिए जिसके लिए आपने मैनेजमेंट बनाया है। बेटा सुनना, ठीक है ना, तभी आप, ठीक है, बात करोगे। तो उसमें लिखा हुआ भी है कि आपको अपना कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है, इसके लिए करना, तो इसलिए ही मैनेजमेंट बनाया जाता है। तो एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देन उसके बाद हमारे पास आया ऑल परवेसिव। बेटा क्या हमारे पास है? ऑल परवेसिव। ये आप साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, अगर आप हिंदी में भी अगर लिखना चाहो हिंट के लिए तो लिख सकते हो, ये बेनिफिट होते हैं। अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसने बोला मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसने बोला मैनेजमेंट जो है ना वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो किसी भी टाइप से प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप से। तो मैनेजमेंट जो है परवेसिव, परवेसिव मतलब होता है व्यापक, बड़ा, ठीक है ना। तो ये ऑल परवेसिव है, ये हर जगह इसकी जरूरत है भाई साहब। ऐसा बहुत रेयरली कोई काम होगा जिसमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। आज आप देखोगे घर पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जब तक घर पे जो हेड है, ठीक है, वो घर को मैनेज नहीं करेगा तो तितर बितर हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना घर पे किसी बड़े का होना जरूरी है। तो ऐसे इसने बोला मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, हर जगह लगता है भाई साहब, हर जगह जरूरत पड़ती है। चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फिर सोशल हो, कल्चरल हो, बिजनेस वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो उसके यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैनेजमेंट को हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट की हर तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ती है, वो बात कौन बोलेगा? मैनेजमेंट जो है परवेसिव है, यानी वो सोशल, आपका पॉलिटिकल, कल्चरल, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। सोशल, कल्चरल, बिजनेस, ठीक है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, किसकी जरूरत पड़ती है? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। पॉलिटिकल हो चाहे कोई भी, पॉलिटिक्स में भी बेटा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने 6 पॉइंट कर लिए। अब आता है 7वां मल्टी डायमेंशनल। ये थोड़ा और अच्छा है। मल्टी डायमेंशनल मतलब होता है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, जो बहुत जगह है ना हाथ पांव मारता हो। मतलब क्या कहना चाहता है कि हैविंग डिफरेंट पार्ट्स, मतलब ये बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी है ये, ठीक है ना। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, किसके? मैनेजमेंट के। ये जरा सी जगह के लिए नहीं है, ये बहुत फैला हुआ चीज है ये भी, ठीक है। यानी परवेसिव से रिलेटेड है, बट परवेसिव क्या बोल रहा है कि हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें परवेसिव ने ये बोला, बट डायमेंशनल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो 3 मेन डायमेंशनल भी है इसके। 3 मेन डायमेंशनल कौन से है? मार्कर 3 मेन डायमेंशनल की अगर हम बात करें इसके तो 3 है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क,
लिख लो, 3 डायमेंशनल होती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं आ रहा है वीडियो में, हाँ आ रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, यानी वर्क का मैनेजमेंट करना है, वर्क का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, काम का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर आता है मल्टी डायमेंशन के अंदर। उसके अलावा और क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों का भी मैनेजमेंट करना होता है, उनको भी मैनेज करना होता है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये मत समझना बस मैनेजमेंट जरा सी चीज है ना बाबा ना, इतनी मोटी बुक पढ़ाई जा रही है आपको तो बात तो कुछ ना कुछ होगी ना, तो इसलिए बेटा बुक पढ़ाई जा रही है आपको। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, क्या है थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये 3 डायमेंशन है इसकी, कितनी डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का, लोगों का और ऑपरेशन का। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे मान लो आपको रॉ मटेरियल को यानी कच्चे माल को तैयार माल में यानी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये एक ऑपरेशन है। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। यानी आपको रॉ मटेरियल को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, या ये बोलो आपको इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो ये एक तरह से ऑपरेशन होता है, और इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बात समझ आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब बात आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट पीपल की अगर हम बात करें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो मेन एसेट्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन एसेट्स होती है वो कौन होती है, ह्यूमन ही तो होती है। बेटा ह्यूमन भी तो एसेट्स है एक तरीके से, वही तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और ह्यूमन कौन है, वही आपके लोग, पीपल जिसको हम बोल रहे हैं। तो वो मेन एसेट्स हो जाती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। और इसको आप क्या करते हो, टीम्स के अकॉर्डिंग बांट देते हो, गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों को बांट देते हो जो आप क्या काम कर रहे हैं। तो उसका मतलब आपको लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये भी कौन बोल रहा है, मल्टी डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मेरे अंदर 3 डायमेंशनल है, एक तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना हो या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए क्या आपको एक ऑपरेशन यानी एक चक्र की जरूरत पड़ती है, एक तरीका होता है, वो आपका कोई मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं, उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लोग यानी जो इंसान होते हैं बेटा, वो सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स होती है, बहुत जरूरी एसेट्स होती है बिजनेस के लिए, तो आपको उन लोगों का भी क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। ऐसे ही उनको खुला छोड़ दोगे सांड की तरह बेटा, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, बात समझ आ गया। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट वर्क में ये बोल सकते हो आप कि देखो काम कोई भी हो सकता है, सेल का काम है, परचेज का काम है, प्रोडक्शन का काम है बेटा। ठीक है, अब हॉस्पिटल की बात करें तो वो पेशेंट को ट्रीट करता है, उसका वो काम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, स्कूलों की बात करें तो एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका काम है। तो बेटा जब काम है तो उसका भी तो मैनेजमेंट करोगे, क्या स्कूल वाला अपना मैनेजमेंट नहीं करता होगा, बेटा करता होगा ना। ठीक है, उसके हॉस्पिटल के अंदर क्या मैनेजमेंट नहीं होता काम का, बेटा काम का भी मैनेजमेंट होता है। तो काम का मैनेजमेंट करना, लोगों का मैनेजमेंट करना और ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना, बात समझ आ गया। तो अगर हम बात करें तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सबसे पहले मैंने बोला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसमें आपको कोई ना कोई गोल डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा ऑल परवेसिव, यानी हर तरह के, सोशल हो, कल्चरल हो, ठीक है, पॉलिटिकल हो, चाहे किसी भी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, उसमें आपका मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। देन मल्टी डायमेंशनल में मैंने आपको बताया, ठीक है, हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स, यानी ऐसी इसमें लिख लो हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स, यानी जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, यानी जो बहुत जगह जगह ना फैला हुआ, उसको बहुत आयाम है। अब इसके 3 मेन डायमेंशनल होती है, 3 मेन डायमेंशन होती है। पहला कौन सा बोला मैंने, मैनेजमेंट करना किसका, वर्क का। नंबर 2 आपको मैनेजमेंट करना लोगों का, आपको मैनेजमेंट करना किसका, ऑपरेशन का। ठीक है, तो ये क्या है, हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स, यानी बहुत सारे पार्ट्स में फैला हुआ है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार आपने मैनेजमेंट को लगा दिया, परफॉर्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओगे, नहीं बेटा, वो चलता जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहेगा। ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल बंदा सब सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी बोला जाता है। डायनेमिक मतलब अपनी पॉलिसीज, अपनी जो भी रूल्स एंड ऑल है, उसको आप टाइम टू टाइम, समय के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज कर सकते हो तो आप डायनेमिक इन नेचर हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप खाली ऐसी कैसी क्या बोलते हैं, स्टैचू बन के खड़े हो, या फिर चुपचाप ऐसी बिना कुछ समझ ही नहीं रहे क्या करना है, कुछ नहीं, बस ऐसे खड़े हो, तो वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो दिक्कत कर जाएगा। इंटेंजिबल फोर्स मैंने बताया कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है, ये दिखता नहीं है फोर्स, ठीक है, इसको आप छू नहीं सकते, बट फिर भी क्या है, आपसे काम करवाएगा, आपसे वो गोल अचीव करने में मदद करेगा। तो बेटा ये सारे के सारे आपको फीचर्स याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फीचर्स याद होने चाहिए। तो मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, होप्स आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। डन, तो अब मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, जहां पे हम इसको खत्म ही कर देंगे जहां तक है। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।